मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज मार्च पार्ट 2. तो हमारा जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, वी आर ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ मार्च. इसके बाद हमारी क्लास काफी लंबे टाइम के बाद होगी. सो यस, कम से कम डाउट्स को चैट जीपीटी से ढंग से लिखवा कर भेजो सब. हाँ, तुम्हारा जो लंबा चौड़ा डाउट होता है चैट जीपीटी पे डालो, क्रिस्प इट, शॉर्टन इट, और just focus on the important aspects of it so that my teacher does not have a headache. ऐसे लिख दो. So it will shorten it. Okay. चलो, कोई राजस्थान से है यहाँ पे? कोटा वोटा से, राजस्थान से? Anybody? Okay, we have a few people. आर्यन, कमलराज, कहाँ से हैं आप लोग? जी मैं तो जयपुर से हूँ. मैं जोधपुर से. अरे वाह. ज्योति? ये उजोली है, यहाँ पर एक राजस्थान में गांव पड़ता है, वहां से. अरे वाह. सो यू आर कमिंग, ऑल ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स एरियाज. ठीक है. सो राजस्थान में जो लोग हैं उनको कोटा के बारे में तो पता ही होगा, और जो लोग वहां से नहीं हैं उनको भी कोटा के बारे में पता होगा. और अगर नहीं पता तो कोटा फैक्ट्री नाम की एक सीरीज है. प्लीज 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 वॉच इट. आई यू नो, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट सीरीज. मेरे को टीवीएफ वैसे ही जनरली बहुत पसंद है, बट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज यू कैन एवर सी. उसका सीजन 1 तब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. तो आई रिमेम्बर राघवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना तुमको. सो ही टोल्ड अस वन डे कि कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज आई है, प्लीज उसको देखो. तब यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वगैरह वाला सीन चलता था, ट्रेंडिंग 1 2 3 4. सो वो 1 पे थी, ट्रेंडिंग 1. एंड सिंस यू नो ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते तक वो ट्रेंड कर रही थी. एंड इट वाज वर्दी ऑफ बीइंग ट्रेंडिंग. तो कोटा के बारे में उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या चलता है, क्या नहीं चलता है. सो अब एक केस आया है लास्ट सीजन इमोशनल. अभी लास्ट सीजन आई थिंक अभी बचा है कि वो लास्ट सीजन हो गया. हार्दिक अब वो टाइप करके भेजेगा. यस, प्रखर भैया, जीतू भैया. सो राजस्थान मूव्स टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स विद न्यू बिल. अभी क्या हो गया था, तुमने एक न्यूज पढ़ी होगी कि क्या बोलते हैं हम, एक एज ग्रुप डिसाइड कर दी गई है. एक आध बार ना ऐसा कुछ हो गया है, पेरेंट्स के बच्चे सिर्फ 3 या 4 साल के होते हैं एंड दे आर ट्राइंग to reach out to coaching centers and make them, you know, understand them कि हम अपने बच्चे को अभी से यूपीएससी, जेई मेंस, नीट इस सब की तैयारी कब से कराने लगे. आई एम टॉकिंग अबाउट 4 to 5 years of children. सो ये बहुत अजीब हो रहा था, चैलेंजिंग, डॉन्टिंग और बहुत मिसबिहेवियर सॉर्ट ऑफ चीज हो रही थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. तो जब इसकी रिसर्च करी गई, कोई भी बिल आता है ना तो बिल ऐसे नहीं आ जाता जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है कि तुमने खर्च करी है तो सीधे आ गया. बिल के पीछे बहुत कमीशंस बैठते हैं, कमिटीज होती हैं, थॉट प्रोवोकेशन होता है कि ये सही है, गलत है, नहीं है. सो वी केम बैक टू अंडरस्टैंडिंग कि ये बिल की बहुत जरूरत है हमको. ठीक है. इस बिल में क्या करा गया है, एक रेगुलेशन लाया गया. तुम अगर ये वर्ड देखोगे तो ज्यादातर ब्रैकेट्स में जो होते हैं ना जो एक्ट्स होते हैं, हाँ, जो एक्ट्स होते हैं उसमें बताया जाता है, जो ब्रैकेट में जैसे ये हो गया, तो इससे ये पर्पस बता रहे होते हैं बिल का, ऑब्जेक्टिव बता रहे होते हैं कि ये ब्रैकेट में क्या है. जैसे तुम पॉश एक्ट पढ़ोगे, पॉक्सो एक्ट पढ़ोगे, पॉश जैसे अभी इसमें भी है, इस पीडीएफ में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. तो पॉश में ना बताते कि प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल ब्रैकेट में लिखा रहता है उसके एक्ट के नाम में. सो व्हाई आर दे टेलिंग अस दैट, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है एक तरीके से. ठीक है. So Rajasthan has introduced the Coaching Centers Control and Regulation Bill 2025 to oversee coaching institute operations, especially in Kota, because Kota is a factory now. The bill mandates registration, caps daily coaching hours, regulates fees and enforces penalties for non-compliance. कभी कभी फीस कोचिंग सेंटर्स की इतनी जा रही होती है that it is more than your school fees, more than your college fees, कि बस आपका इतना क्लियर हो जाए, आपको एकदम एसी कमरा मिलेगा, ये होगा, खाना आपके बच्चे के पास आता रहेगा, पढ़ते पढ़ते उसको पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो ऐसे सब बहुत फैक्टर्स आने लग गए थे जिसपे कोई हद नहीं थी, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं थी. तो क्या करा गया राजस्थान ने, उसने मैंडेट करा कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ऐसे कोचिंग सेंटर्स ऐसे नहीं चलेंगे कि बस आपने एक जगह कहीं पे खोल लिया एंड इट्स वर्किंग और आप कुछ भी अपने मन चाहे कर रहे हो. कैप्स डेली कोचिंग आवर्स. ये कैप्स का मतलब क्या होता है, जैसे पेन पे अपन ढक्कन लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, तो उसको बंद कर देते हैं, उसकी इंक फैलती नहीं है, उसको लिमिट कर देते हैं. सो कैप्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी मीन्स कि आप उस चीज पे एक लिमिट लगा रहे हो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो. ठीक है. तो कोचिंग आवर्स कभी कभी 12-12 घंटे, नॉन
तुम देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी मैराथॉन्स चल रही होती है, 8 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन, 12 आवर नॉन स्टॉप मैराथन, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। सो इट्स नॉट रियली नाइस फॉर स्टूडेंट्स सिटिंग देयर। तो उस पर हमें कैप लगा दिया गया है, फीस को रेगुलेट कर दिया गया है एंड इन्फोर्स पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई नहीं कंप्लाई करेगा तो क्या कर देंगे, पेनल्टी लगा देंगे उस पर। ठीक है, सो ये बिल है राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। अभी ये एक्ट बनने में टाइम है इसको, या आई डोंट थिंक अभी ये एक्ट बना है, अभी इस पर डिस्कशन ही चल रहा है। Accountability to private coaching center इससे आ जाएगी. Requires coaching institutes to register within 3 months of the act's implementation. Key mandates include a 5-hour daily limit on classes, weekly holiday, and installment-based fee structures. आई होप तुमको जीके इन्फिनिटी में ये सब मिल रहा हो कि 5 घंटे से ज्यादा तुम्हारी क्लास नहीं हो रही है, तुमको एक आध बार वीकली हॉलीडे मिल जाता है, एंड इंस्टॉलमेंट बेस्ड फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया जा रहा है. अगर नहीं तो मिस्टर जीतू भैया को तुम कमेंट्स में टैग करके बोल सकते हो कि सर हमको ये चीज तो चाहिए. ठीक है, सो अ रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी सेट अप एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द एक्ट एंड हैंडल कंप्लेंट्स. मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल एक्ट बन गया है और कोचिंग के ऊपर ये हर चीज, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इसमें लाई जाएगी. अब आपको इसमें क्या याद रखना है, जैसे अभी मुझसे किसने पूछा था, आई थिंक सिद्धि ने पूछा था कि मैम बहुत सारी चीजें होती हैं हमको नोट्स बनाने के टाइम पे, हाउ टू रिमेम्बर एंड ऑल. ये जो व्हाट टू रिमेम्बर होता है ना, वी स्पेसिफिकली द पीपल हु आर मेकिंग पीपीटी एंड आल्सो आई आर अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुमको याद ही याद रखनी है. तो ये पॉइंटर्स जब तुम टॉपिक रिवाइज कर रहे होते हो, जरूरी नहीं है इसमें एकदम स्टैटिस्टिक नॉलेज होगी, बट इससे तुमको टॉपिक याद आ जाएगा. तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, ऑपरेशनल गाइडलाइंस होंगी. ठीक है, फी पेमेंट्स मिनिमम बताए जाएंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होना चाहिए, और पेनल्टी और पॉसिबल कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी, ये सब भी पॉसिबल दिया है. तो इससे तुमको एक्ट का नाम आ जाएगा याद, विच इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द जीके नगेट में कि कोटा राजस्थान इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कोचिंग हाउस. दिस बिल मार्क्स द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू रेगुलेट इट्स बूमिंग कोचिंग इंडस्ट्री. ये टॉपिक ना हमने डिस्कस कर लिया है, इट हैज बीन रिपीटेड हियर. वो याद है हम विल गिफ्ट और उसके बीच का डिफरेंस देख रहे थे कि विल जब होगी, वो एक पापा थे, उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं, बट फिर उन्हें याद आता है कि नहीं बेटी से इम्पोर्टेंट तो मेरा बेटा है, तो वो बेटे को दे देते हैं और बेटी को कहते हैं कि गिफ्ट नहीं था, वो विल था मेरा. ठीक है, तो बेटी कहती कैसे विल थी, विल तो वो ही दे सकते हैं जो मर रहे होते हैं. जब आप मरते हो तभी विल एग्जीक्यूट होती है, बट आपके जिंदा रहते ही आपने मेरे को ये चीज दी थी और ये एग्जीक्यूट हो गई थी. वो वाला केस अगर तुमको याद हो, सो यू कैन जस्ट रिवाइज इट थ्रू दिस एनपी ससींद्रन वर्सेस एनपी पुनप्पा एंड अदर्स. Now we move on to the most important case of this year, which is regarding Delhi High Court judge transferred after cash found in रेसिडेंट्स. तुमको बहुत इंपॉर्टेंट केस ये लगेगा, जितने लोग जुडिशरी की प्रेपरेशन सोचे होंगे आगे जाके, उनको या घर वालों में से एक आध किसी ने बोल दिया होगा कि यार वो जज के घर पे ऐसा पकड़ाया गया पैसा, वो जस्टिस यशवंत वर्मा है. क्या हुआ था, इनके घर पे आग गई थी. ठीक है, आग लग गई, तो आग लगने के बाद कौन आता है, ब्रिगेड आती है. अब वो आई, जतिन का फेवरेट केस है ये, चिराग भैया का भी फेवरेट केस है, राइट. सो क्या होता है कि इनके घर पे आग लग जाती है. अब जब फायर फाइटर्स आते हैं, वो आग बुझाते हैं, तो वो देखते हैं कि बंडल्स ऑफ कैश इज बीइंग डिस्कवर्ड. वहां पे पैसा ही पैसा एक रूम में उनके मिलता है. तो वो लोग उसकी फोटोज लेते हैं और उसको वायरल करते हैं. अब जब ये सब वायरल होता है, सब कुछ देखा जाता है, तो पता चलता है कि जस्टिस के घर पे इतने पैसे कैसे मिल गए. तो फर्स्ट इंक्लिनेशन क्या जाता है, ये जाता है कि उन्होंने जरूर ब्राइब ली होगी इस चीज की, कि उन्होंने रिश्वत ली होगी. रिश्वत को हम क्या बोलते हैं गाइस, हम बोलते हैं ब्राइब. ठीक है, ब्राइब बोलते हैं. अब जब तुम लॉ स्कूल में आओगे तो मतलब मैं तुमको फैक्टर्स बता रही हूँ कितने होते हैं केस के, तो तुम देखोगे कि बहुत सारे, लिंक्डइन ज्वाइन करोगे बेसिकली तुम लॉ स्कूल में आने के बाद. ओके, तो लिंक्डइन ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहते हैं वर्क कल्चर और इन सबको लेके. तो जिन्होंने भी जस्टिस यशवंत वर्मा के अंडर काम करा था, कभी भी इंटर्नशिप करी हो, असिस्टेंटशिप करी हो, जो भी असिस्टेंटशिप करी हो, जो भी करा हो, तो वो लोग ना काफी पोस्ट डाल रहे थे उनको लेके कि वी हैव नोन दैट पर्सन एज अ जज, एज अ जस्टिस एंड अ ह्यूमन बीइंग. वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो बहुत रियल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के साफ हैं, वेरी नाइस, यू नो, अ पर्सन हु कैन बी ऑन दैट पोडियम. ऐसे बहुत सारी तारीफ करी. सो यशवंत वर्मा का कहना है कि वो मेरे पैसे नहीं थे,
वो पूरा एक ना सीन बनाया गया था कि उनके घर पे वहां रख दिए गए थे पेड भी ओके, तो उनसे उनके घर पे रख दिए गए थे वो सब। और क्या हो गया था वहां पे, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई कि उनके पैसे हैं वो। तो ये जुडिशियल कंट्रोवर्सी हो गई। अभी तुमने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी होगी, तो इन पे ऑलमोस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज जो कमेटी बैठी थी उन्होंने इनको सजेस्ट करा कि आप रिजाइन कर दीजिए। वो कमेटी जो बैठी थी ना, वो ये थी, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगी ये लोग कौन कौन है, तुमको ये समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट नेम एक बार हम कंफर्म करेंगे, बट इसमें से दो ना चीफ जस्टिस हैं, सीजे है कहाँ के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और एक है हिमाचल के, और एक ना लेडी जज है एंड सॉरी जज है, एंड शी इज अ जज और मतलब जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम कर्नाटका। वो चीफ जस्टिस नहीं है, बाकी दोनों चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। तो ये दोनों आई थिंक, नहीं नहीं सॉरी, शिवा रमन एंड नगू, ये दोनों यहाँ से हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एंड हिमाचल। अनुसंधावलिया हैं ये शायद, इफ आई एम नॉट राइट, एक बार हम सर्च कर लेंगे। इफ एनीबडी कैन तो प्लीज सर्च करके बताओ, ये शायद अनुसंधावलिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अनुसंधावलिया कहाँ है, वो कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस है, शी इज नॉट द चीफ जस्टिस। तो इनकी एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठती है, सीजीआई बनाते हैं और कहते हैं कि आप देखिए जज जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, ये दोषी पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, हमको ये सब में लापरवाही। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। किसी ने कुछ लिखा क्या? ओके, संध्या, हु इज द मेजर सी? हाँ फरीन बताओ। संधावलिया इज पंजाब, सो आप लोग ये मेरे को सर्च करके बताना, ठीक है, विद द नाम कि कौन कहाँ का है, रीड दिस गो थ्रू एट वंस। तो इनको कहा, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है, जज को ऐसे घर पे तो नहीं बैठा सकते कि आप घर पे बैठो भाई, हम इंक्वायरी इंक्वायरी करते हैं फिर आपको बताएंगे, क्योंकि जज थोड़ी बड़ी पोजीशन हो जाती है। तो फिर ओके, अब ब्लैक हो रहा है क्या गाइस? एक बार कोई माइक ऑन करके बता दो, इज इट लैगिंग स्टिल? नहीं अब ठीक है। नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बीच में हो जा रहा है। हाँ बीच में हल्का सा हुआ तो अब ठीक हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना? अगर ये वापस रिपीट होता है तो मेरे को प्लीज बताना, और तुरंत ऑडियो ऑन करके बताना, ठीक है। तुम लोग अपनी बातचीत स्टार्ट कर देते हो चैट बॉक्स में, तुम्हारा हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है तुम्हारा नहीं, मेरे को तो बताओ भाई, ठीक है। तो जब तक ये इंक्वायरी चल रही होती है तो क्या होता है, वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब उनको ट्रांसफर कर दिया है, ये इंक्वायरी चल रही है। और अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है कि क्या जज जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं। आर जजेस पब्लिक सर्वेंट? हमने थोड़ी देर पहले ना पॉक्सो पढ़ा था, जब मैं पॉक्सो पढ़ा रही थी, हमने कोई न्यूज पढ़ी थी उससे रिलेटेड, तो मैं पॉक्सो पढ़ाते टाइम बता रही थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान मतलब सिविलियन अगर कोई एक्ट करता है पॉक्सो के अंडर, तो उसको थोड़ी सजा तो मिलती है, 10 साल ये वो सब कुछ मिलती है। बट अगर वही काम कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो सजा थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट कैसे चलता है, एक ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, कि उस पर बहुत समाज का ना एक बिलीफ चल रहा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है कि ये पुलिस वाला, ये डॉक्टर हो गया, ये हवलदार हो गया, इस पे तो ये तो हम मतलब अंधा विश्वास करना है। थैंक यू सो मच जतिन, उसने बता दिया है। शील लघु पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से है, संधावलिया इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, एंड अनु सीवारमन इज फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। तो हमको ये यकीन रखना पड़ता है पब्लिक सर्वेंट्स पे कि वो कभी गलत करेंगे ही नहीं। तो जैसे पॉक्सो के अंडर अगर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उनकी पनिशमेंट होती है, एम्पलीफाइड हो जाती है, कि आपने विश्वासघात करा है। अगर तुमको याद हो, मैं रेफरेंस दूं, अगर तुमने वो मूवी देखी है, एक बंदा ही काफी है, मनोज वाजपेयी की, इट्स ऑन Z5 एंड इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, पॉक्सो रिलेटेड ही केस रहता है और वो उसमें एडवोकेट रहता है। कितने लोगों ने देखी वो मूवी, एक बंदा ही काफी है? आई होप देखियो, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। ओके, वी हैव वेरी लिमिटेड पीपल, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप
आपको सच में लॉ के करीब लाएंगी। ऐसी हैं जो रियलिटी चेक देती हैं आपको। मैं तुमको काफी सारे मूवीज वेब सीरीज बताती रहती हूँ, तुम देख सकते हो। टाइम पास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रील्स देख रहे हैं, यू हैव बेटर थिंग्स टू वॉच। सो इससे तुम सीखोगे भी काफी कुछ। तो उसमें क्या होता है, जो एक ना कोई बाबा वगैरह रहते हैं, वो एक लड़की का रेप कर देते हैं। तो जब फाइनल हियरिंग चल रही होती है, कन्विक्शन चल रहा होता है, तो जो मनोज बाजपेयी रहता है ना, वो लड़की के साइड से लड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं इनको सजा इसीलिए नहीं दिलवाना चाहता कि इनने एक बच्ची के साथ गलत करा है, वो तो सजा इनको मिलनी ही चाहिए। और ये जिस कैरेक्टर में गलत करी, दैट वाज बाबा का कैरेक्टर, राइट। तो अब जब वो बाबा बन के उन्होंने वो चीज गलत करी है, तो अब जितने दुनिया में बाकी बाबा होंगे, लोग उनसे घबराने लगेंगे, उनको शक की नजर से देखेंगे। तो वो बोलता है इसीलिए ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि उन्होंने उसी भेष में, उसी कैरेक्टर में रह के, उसी चीज में मैनिपुलेट करके एक बच्ची के साथ गलत करा है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अब बाकी सब बाबा भी इस रेडार में आ जाएंगे। तो इन जनरल उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक गलत काम कर दिया है। अब कमिंग बैक टू इट, पब्लिक सर्वेंट वाला अंडरस्टैंडिंग तुम समझ गए। पब्लिक सर्वेंट्स को हम इसीलिए उस रेडार में रखते हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा। बट जजेस को हम पब्लिक सर्वेंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते जजेस को पब्लिक सर्वेंट? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ना आरटीआई के अंडर आते हैं। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो एक केस हुआ था जिसमें रंजन गोगोई इन्वॉल्व थे। इसमें क्या हुआ था कि, मैं लैग तो नहीं कर रही ना? हाँ ठीक है। सो एक केस हुआ था, उसमें रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, था लैग अभी हुआ था। तेरी आवाज पूरी लैग हो गया। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। बोलना कंटिन्यू रखूंगी, यहाँ से एक बार वापस से रिकनेक्ट करते हैं, तो तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा, ओके। ओके, तो अगर मेरी आवाज आ रही है, एक बार कोई हाँ या ना बोल दो। आ रही है दीदी। आ रही है दीदी। आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है दीदी। आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम ना ये डिस्कस कर रहे हैं कि जजेस पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं होते। तो वो जो केस हुआ था रंजन गोगोई वाला, तो तुमको याद करना हो बस। ओके, कैन यू सी मी? यस दीदी। यस दीदी। आई एम सो सॉरी, ये हर बार हो जाता है, बट क्या करें। चलो ठीक है। तो जस्टिस रंजन गोगोई वाला जब केस हुआ था ना, तो वो ऐसे थे जिनके पास काफी सारे एसेट्स हो सकते थे। वो फर्स्ट जनरेशन जज भी नहीं थे, उनकी पूरी फैमिली की बैकिंग थी अच्छी खासी। जब तुम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो उनके पास अच्छा खासा ही केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। सो अब ये बात हो गई, उनके पास आरटीआई आई उस चीज को लेके कि भाई मेरे को जानना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कितना पैसा है क्या नहीं है। एक बंदा ऐसे उठा, उसने बोला कि मेरे को जानना है। केस का नाम पे नहीं, वो ऐसे केस बना ही नहीं था, बस पिटिशन फाइल हुई थी उस चीज की, आरटीआई था, तो वो वहीं से मना हो गया था, ठीक है। तो रंजन गोगोई ने मना कर दिया कि जजेस आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, बिकॉज इफ वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, लोग हमें कैसे भी ट्रीट करने लगेंगे। हम एक ना वहां बैठे हुए हैं, एक उपाधि पे बैठे हुए हैं जहां हमें जस्टिस का टैग मिला है।
तुम हमें पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगोगे तो कोई भी आएगा कुछ भी पूछेगा, हमको बताना पड़ेगा। बट हम वो सीक्रेसी में रहना चाहते हैं, हम ज्यादा दिखना नहीं चाहते, हमको वो नहीं रहना। ऐसा ऐसा सब उनने बोला। तो अब क्या हो गया, ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाला केस हो गया। अभी तुमने न्यूज़पेपर में रिसेंटली देखा होगा, या तुम अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो करते होगे, एक पूरा बार चार्ट बन के आया था। वो बार चार्ट में सब बताया गया था, इनजस्टिस की इतनी इनकम है, इनका इतना एसेट है, ये है। सो विश्वनाथन, जस्टिस विश्वनाथन करके कोई है, उनका पूरा 120 करोड़ का सब कुछ आया था कि स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, शेयर्स में है, ये है वो है। तो हर चीज को करप्शन की तरह मत लिया करो, कभी कभी हेरा फेरी वाली चीजें भी चलती है कि पैसा कैसे डबल हो जाता है, क्या नहीं होता। तो ही माइट बी इनटू ऑल ऑफ दैट एज वेल। तो अब ये बात यहाँ पे भी आती है जस्टिस यशवंत वर्मा में कि क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम तो हो गई है, आपका पैसा तो इतना सारा बाहर निकल गया है, तो अब हमें हर चीज की जांच करनी पड़ेगी। तो अब वो बोलने लगे कि भाई जजेस जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स तो नहीं होते। तो कोर्ट ने क्या करा, उसने बोला कि दे आर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस एक्ट का नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हमको करप्शन को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन समझ गए। तो हमको इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जजेस को इस रेडार में लाना पड़ेगा कि वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। सो आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, 217 जो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, ये सब भी उसमें यूज करे जाते हैं। मतलब अगर आप हाई कोर्ट में जज हो, सुप्रीम कोर्ट में जज हो, तो आप पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाओगे। अब वो यहाँ पे बताता है, यार मैं इतना भी ना डम नहीं हूँ जितना मैं तुम लोगों के सामने टेक्नोलॉजी को लेके हो जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है पीयर प्रेशर में, लाइक आई एम क्वाइट गुड, बट यहाँ तो एकदम ऐसा होता है मेरी स्क्रीन भी जूम इन जूम आउट नहीं हो रही होती तुम लोगों के सामने। सो डोंट जज मी ऑन दैट, बट ठीक है। सो लीगल प्रोविजंस कुछ कुछ सेक्शन है 7, 8, 9, चोर चोर मुसेरे भाई, ओके, हाँ स्टेज भी है, ठीक है। सो 7, 8, 9, 13 ये सब जो सेक्शन है तुमको इधर तक जाने की जरूरत नहीं है। बट इसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट ये सब लोग होंगे जो भी पब्लिक की रेडार में आते हैं या जो भी इन सब फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, इसीलिए उनपे केस भी बनता है और जस्टिस यशवंत वर्मा से हर चीज मांगी जाती है कि आप इनको किसी के सामने जरूर भेज सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सब चल रहा होता है। तो अब क्या हो जाता है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके एसेट्स हमको पता है और हम पता करवा सकते हैं बिकॉज ही इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब उनपे करप्शन के चार्जेस लग गए, इसीलिए मान लिया गया। अब तुमसे कोई पूछे जनरली कि क्या जजेस पब्लिक सर्वेंट होते हैं, क्या जस्टिस पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो तुम ऐसे ऐसे करना और रीजन देना वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीक्रेसी बना के रखनी पड़ती है, विश्वास लोगों का बना रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दैट मॉरल साइंस स्टफ। बट इफ दे आस्क उन पे करप्शन का चार्ज लग जाए तो बोलना हाँ फिर वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उस रेडार में आ जाता है। ठीक है। Now, this is one of the rarest instances of a sitting High Court judge being investigated for possible corruption, recalling the infamous 2008 cash at judge's door case and spotlighting the fragility of public trust and judicial integrity. ये जो केस है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसकी अभी मार्च एंड में जजमेंट आया है कि ये जो, अब मेरे को तुम इस केस का नाम ढूंढ के बताओगे और बताओगे ये कौन से जज थे और ये कौन सी स्टेट के जज थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। किसी को अभी पता नहीं है, इट्स वेरी फेमस, हर न्यूज चैनल पे इसको दिखाया गया था मार्च में। विच HC नेम, बस इतना। आई एम रियली सरप्राइज किसी को ये पता नहीं है। निर्मल यादव, करेक्ट, गुड, एक्सीलेंट, अगर तुमने बिना देखे बताया है तो। सो निर्मल यादव फ्रॉम हरियाणा, पंजाब इन हरियाणा हाई कोर्ट, इन पे 2008 से केस चल रहा था यही करप्शन का। अभी फैसला आया है 2025 में, 2008 से फैसला चल रहा था, 2025 में आया है कि वो निर्दोष पाए गए हैं। कुछ ऐसी इंक्वायरी में मिल नहीं पा रहा है सफिशिएंट प्रूफ कि हाँ इन्होंने ही गलती करी है। और सब जो भी अभी तक उनको वो माना गया था कि बोल दिया गया है कि जितना भी पैसा उनके पास पाया गया था, ये हुआ था, इट वॉज ऑल अ ब्लफ, इट्स नॉट करेक्ट, ये एकदम निर्दोष है। ठीक है। तो ये केस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इतने साल चला और अभी अभी इसका जजमेंट आया है। एंड एट द सेम टाइम जस्टिस यशवंत वर्मा का भी चल रहा है।
तो तुम एक बैलेंस लगा सकते हो इससे कि तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि फॉलोइंग जजेस के नाम दिए गए और बोल दिया जाए कि कैश एट जजेस डोर केस वाज गोइंग ऑन एंड इट हैज रिसेंटली बीन अंडरस्टूड कि वो जज गलत नहीं थे, वो सही थे. Who do you think whose trial is going on currently may have a judgment like this? ऐसा कुछ भी रैंडम, क्लैट तो पागल है, वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है. तुम उसमें ऑप्शंस में ये पढ़ सकते हो कि हाँ, अगर जैसे ही जस्टिस यशवंत वर्मा आएगा तो तुम कनेक्ट कर सकते हो उस चीज को कि ये मार्च के टाइम ये सीन चल रहा था. ठीक है, तो तुमको अच्छा लगा, मतलब सॉरी, तुम इमेजिन करो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर ये सब चल रहा है, पूरा न्यूज चैनल सब में चल रहा है, ही सिटिंग एट होम और उनको सडनली पता चलता है कि यार एक 2008 में किसी पे केस हुआ था, अभी जजमेंट आया है, वो निर्दोष पाया गया है. तो उनको कैसे, हाँ सॉरी, कंसोर्शियम, उनको कैसे गहरी सांस लेके ऐसे फील हुआ होगा रिलीफ की, मतलब मेरे जैसा कोई था जिसको सबूत वगैरह सब नहीं मिले तो वो बेचारा नॉन मतलब गिल्टी नहीं पाया गया है. फिर उनको फिर चक्कर आ गया होगा सोच के कि वो 2008 से फंसा हुआ था, 2025 में उसको लगा. ठीक है, so I hope you understand it. Now we move to the next case, which is SC mandates separate cutoff for PWD candidates in judicial exams. ये इतना important नहीं है तुम्हारे लिए, but तुम एक ये वो positive discrimination, negative discrimination हमने पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ पढ़ सकते हो कि PWD candidates के लिए cutoff हमने अलग बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, so in re-recruitment of visually impaired in judicial services versus the registrar, sorry. ये केस था, इसमें PWD candidates cannot be assessed using the same merit threshold as a general category as it disregards the principle of reasonable accommodation. ये कोई ऐसा प्रिंसिपल होता नहीं है, बट आजकल हर चीज पे प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि रीजनेबल अकोमोडेशन में जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम जनरल कैटेगरी में नहीं डाल सकते. ठीक है, PWD का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको हम जनरल कैटेगरी में नहीं डाल सकते. सो वी हैव टू पुट इट हियर. फिर 14-15 सेपरेट कट ऑफ होगा बस सेक्शन, हाँ ये अगर तुमको याद रखना है बिकॉज अभी ये केसेस काफी सारे आ रहे हैं. सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट मैंडेट्स रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरिंग सेपरेट बेंचमार्क्स. ठीक है, मैंडेट्स रिजर्वेशन की PWD जो लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की अगेन तुम बात करोगे तो कह सकते हो कि रिजर्वेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट में, एक सेपरेट बेंचमार्क की तरह. हम उनको जनरल कैटेगरी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते. नाउ अगेन SC टेक्स अप डिसेबिलिटी राइट्स इन इंडियन प्रिजन्स. ये केस है सत्यानंद नरूवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या हुआ कि इशूड नोटिस ऑन PIL सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स इन इंडियन प्रिजन्स. जेल में जब आप जाते हो तो आपको क्या लगता है, ये जो अभी ऊपर हमने देखा कि सेपरेट अकोमोडेशन होगा, सेपरेट अंडरस्टैंडिंग होगी फॉर पीपल विद पीपल एज PWD, क्या ये जेल में मिलता होगा? जेलर ध्यान रखता होगा कि भाई इनका पैर में तकलीफ है, इनके हाथ में तकलीफ है, इनका विजन कमजोर है, तो इनके साथ थोड़ा अलग ट्रीटमेंट करना है? क्या बाकी सारे जेल के लोग ये सोचते होंगे? नहीं सोचते होंगे. घंटा वर्ड बोलते हो ना तुम लोग मस्ती मजाक में, वो ही वहां पे जेलर बोलता होगा. ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको डिसेबिलिटी राइट्स को प्रिजन्स में भी देखना पड़ेगा कि ये सही से हो रही है कि नहीं हो रही. तो तुम देखोगे अचानक से राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो लाइमलाइट में है. मैंडेट्स इक्वल एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनेबल अकोमोडेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्रिजन्स. नाउ अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाएं, कुछ कुछ चीजें ये सब. तो नोट्स बनाते टाइम ना एक चीज ये भी ध्यान रखा करो, बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव रहती हैं, वो रिपीट ही होती रहती है. जैसे ये एक्ट हो गया, इस पे हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, सब सिमिलर ही लगती रहती हैं. तो क्या करा करो, स्टिकी नोट्स का यूज करते हो तुम लोग? कितने लोग DIY वगैरह से लेते होंगे, स्टेशनरी से लेते होंगे? गुड, कार्तिक इज शोइंग मी एज वेल. तो ये सब जो स्टिकी नोट्स होते हैं ये वहां पे चिपकाया करो जहाँ पे तुमने फर्स्ट टाइम ये एक्ट के बारे में लिखा था, प्लस कर दिया करो वहां पे, और पूरा एक स्टिकी नोट इस न्यू न्यूज को डेडिकेट कर दिया करो. जैसे तुमने जब फर्स्ट टाइम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ा था तो तुमने खूब बड़े नोट्स बनाए होंगे. अब तुमको समझ में आ गया होगा कि यार इतना बड़ा बनाने का मतलब नहीं है, वो एक बार पढ़ लिया था, दैट इज इनफ. बट दैट डजंट मीन कि तुम ये केस ना पढ़ो, इसमें क्या कहा गया था ये ना पढ़ो. तो वहीं पे उसी केस के पास जहां तुमने इतना एलैबोरेट करा था, एक स्टिकी नोट चिपकाया करो, केस का नाम नया वाले का लिखा करो, और एक एरो बना के 3-4 पॉइंटर्स में छोटा छोटा लिख दिया करो कि इसमें इंडियन प्रिजन्स के बारे में बात हुई थी, इसमें जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में बात हुई थी, ये हुआ था.
सो सेव योर टाइम लाइक दैट। अब जब तुम भी रिवाइज करोगे ना वो चीज को, तो तुमको क्लिक हो जाएगा कि हाँ, जब भी मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ूंगा मेरे को वहां पे स्टिकी नोट्स मिल जाएंगे, तो एक ही एक्ट के अंदर मैंने कितने केसेस पढ़े थे, इट वुड बी इजियर। ठीक है, टाइम बचता है, काम बचता है, और कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो इसमें यही बोला गया कि अर्जेंसी को हम ध्यान में रखेंगे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सबके पास होनी चाहिए, तो पीपल विद प्रेजेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। Now we move to the next case, which is SC stays Allahabad HC ruling on sexual assault case. So again हम इलाहाबाद कोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें, ये केरला जितना आगे नहीं है सोच विचार में, बहुत प्रेस्टिजियस है बट कभी कभी बहुत लेड बैक डिसीजंस दे देता है। तो क्या हुआ था, दो लड़के थे, उन्होंने 11 साल की लड़की थी उसको ड्रैग कर लिया था